सबसे महंगी कार आपने अभी तक कौन सी चलाई है? सबसे महंगी कार चलाने की बात करें, खरीदने की बात कर रहे हैं? नहीं, पहले चलाने की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने बुगाटी चलाई है जी। और सबसे महंगी कार कौन सी आपने खरीदी है? सबसे महंगी कार मैंने फरारी है। अब आप कानपुर क्षेत्र में हैं पूरी तरह से, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आपने एक ऐसा कुछ डायलॉग यहाँ से क्या आपने सीखा है जिसका आप अक्सर अपने व्यवहार में जिक्र करते रहते हैं, बोलते रहते हैं? क्या ना, आप जिक्र करेंगे, मैं बोल दूं? गांव में हाँ बोलो। नहीं, पहले आप बताइए आप कोई डायलॉग, फिर मैं आपको बताऊंगा जो आपकी जुबान पर रहता है। यहाँ का डायलॉग है। यहाँ पे क्या है ना, गांव में अब अच्छा क्या है ना, ये फील मुझे बड़ी अच्छी लगती है जी। गांव के लोग ना नेचुरल हैं, बिल्कुल। वो जो मन में है वो ही कहेंगे आपसे जी। उनको मतलब वो आपको मक्खन लगाने वाली बात या आप ऐसा नहीं है। एक अच्छा वैसे जनरली बात करते सौरा, एक ऐसा शब्द है यहाँ पे, अबे सौरे क्या कर रहा है, एक ऐसा वो अब क्या हो गया। कब आप भावुक हुए थे अंतिम बार? कब आपकी आंखों से आंसू निकले थे? मतलब ये जानना चाहूंगा मैं। क्या है यार, अब ये ऐसे जख्म है, इनको जितना कुरोगे इनमें उतना ही दर्द होगा। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ पूछने का ये है कि मतलब आज का युवा आपसे बहुत कुछ सीखता है, कुछ सीखना चाहता है। वो ऐसा है कि नमस्कार, विधायक उमेश कुमार हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं और इसके साथ वो उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय विधायक हैं। इनके यहाँ फैंस की भरमार है और महज 3 महीने में ये चुनाव जीतकर हैरत अंगेज तरीके से विधानसभा पहुंचे और उसके बाद ये राजनीति में लगातार परचम लहरा रहे हैं। आज तमाम सवालों के साथ हम इनके साथ रूबरू हो रहे हैं और कुछ व्यक्तित्व के बारे में इनके जानने का प्रयास करेंगे और इसके साथ कुछ सवाल जो उठ खड़े हो रहे हैं, आज कुछ आरोप भी हैं, तो तमाम सवालों के बारे आज इनसे बात करेंगे हम सवालों पर। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी जीवन में दोस्ती की कितनी बड़ी अहमियत है? तो जिंदा ही दोस्ती की वजह से हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हरीश रावत भी आपके दोस्त ही रहे होंगे, तब मेरे जाके दोस्त नहीं थे। जो राज्य के साथ धोखा करेगा वो मेरा दोस्त नहीं है। नहीं, इतना कंफर्टेबली आप बात कर रहे थे स्ट्रिंग ऑपरेशन? बिल्कुल, क्योंकि मुझे जब ये एहसास हुआ कि ये लोग तो राज्य को बेचने पे उतारू हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो भी आदमी इस देवभूमि को बेचने का प्रयास करेगा मैं उल्टा टांग दूंगा। जी। लेकिन दोस्ती की हम जिक्र कर रहे थे, अब आपकी दोस्ती सोनू सूद और कपूर खानदान में तमाम सेलिब्रिटीज हैं, बड़ी फेयरिस्त है और वो क्रिकेटर्स में भी है, तो ये सब क्यों कैसे संभव हो पाया? क्या दोस्ती के मायने आप समझते हैं और क्या वो लोग समझते हैं कि आप कभी जब इन लोगों से मिलें तो इनसे पूछिएगा कि उमेश भाई के साथ आपकी इतनी दोस्ती क्यों है। दोस्ती मैंने उनके साथ सभी के साथ निभाई है, चाहे मोहम्मद शमी प्रकरण हो, चाहे किसी और का हो, चाहे अभी ऋषभ पंत वाली घटना हो, जी, चाहे बोनी परिवार के साथ दुख की घड़ी हो, श्रीदेवी भाभी हमारी उनकी जब उनकी डेथ हुई, कोई भी परिवार मतलब कोई भी ऐसा, वो भी मेरे साथ इसी तरह से रहे। जी। हम लोगों के आपसी संबंध दोस्ती नहीं है, पारिवारिक संबंध है। सोनू सूद हो, हमने कोविड में मिलकर सोनू भाई के साथ कितना काम किया देश में। मुंबई से मैं लगभग 6000 प्रवासियों को उत्तराखंड लाया। सोनू भाई वहां से गाड़ियों में, बसेज में, जब लोग गलियों में नहीं निकलते थे उनको इकट्ठा करके एयरपोर्ट भेजते थे, स्टेशन भेजते थे। हम वहां से यहाँ उनको रिसीव करते थे, फिर यहाँ से पहाड़ों में भेजते थे, नई दिल्ली रिसीव करते थे। बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता था। ये सिर्फ जो संबंध है, ये संबंधों के, जी, उमेश कुमार जिंदा ही अपने संबंधों के आधार पर है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात ये भी कही जाती है कि आप शौकीन बहुत हैं, आप लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं और आप वॉच बड़ी महंगी महंगी पहनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यूथ को एक तरह से मोटिवेट भी करती हैं कि पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, और जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं ये वाकई में यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। आप किस तरह से देखते हैं कि ये यूथ को आप क्या मैसेज देंगे कि हाँ क्या? देखिए, मेरा कहना है मेहनत करिए, किसी भी एक गोल के प्रति अपने को बिल्कुल निष्ठा के साथ समर्पित कर दीजिए। जी। हार और जीत तो जीवन में लगी रहती है, कामयाबी और असफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अंत में एक ना एक दिन आप सफल जरूर होते हैं। आज मैं महंगी घड़ियां पहनता हूँ, महंगी गाड़ियां हैं, महंगे कपड़े हैं, तो इसका ये देखिए क्या है कि आपने कमाया और आपने मेहनत करके कमाया, आपने अपना जीवन देकर कमाया। आज आप उसका अगर आनंद लेते हैं, आप, ये कंफर्ट है।
देखिए ये कोई मेरा शो ऑफ नहीं है, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता ना, मैं कभी करता हूँ, सब जानते हैं। बहुत सारी बार, कई बार होता है कि भाई वो घड़ी पे कोई कैमरे की नजर पड़ गई तो उन्होंने कर दिया कि भाई ये 2 करोड़ काफी वायरल हुआ, 2 करोड़ वो आप ही ने वायरल किया था मुंबई में। मैं कहीं पार्टी में था तो आपने वो घड़ी की 2 करोड़ की घड़ी डाले में जी। तो वो देखिए ऐसा है, मैं किसी को कहने नहीं जा रहा, मैंने 2 की डाली, मैंने 4 की डाली, वो मेरा विवेक है और मेरा अधिकार है। पर मैं शो ऑफ में यकीन नहीं करता। मेरा मानना है कि मेरी ये सुविधाएं हैं, एक लग्जरी लाइफ है मेरे आसपास क्रिएट हुई, लेकिन वहीं उमेश कुमार को अगर मिट्टी में उतरना होता है, गारे में उतरना होता है, तो वो ये नहीं देखते कि उन्होंने जूता कितने का डाला हुआ है, वो भी बखूबी देखते हैं सब। तो मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मैं वही कह रहा हूँ, कहा जाय विधि रखे राम ताई विधि रही है। हमको जेल में रखा गया देहरादून, तो हम जेल में नीचे सोए। हमको जेल से ट्रेन में डाल के 56 घंटे की यात्रा करा के 66 घंटे की रांची ले गए, तो हम जेल में भी वहीं नीचे अपना एक दरी बिछाई थी ट्रेन में हमने। लेकिन लोगों उस समय मुझसे पूछते थे पुलिस वाले, बोले भाई साहब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने कहा जाय विधि रखे राम ताई विधि रही है। जेल में रखेंगे, जेल में सुख से रहेंगे, ट्रेन में ले जा रहे हैं, ट्रेन में अपना एक कोने में, भाई रिजर्वेशन तो था नहीं, हमने नीचे कंबल डाला, वहीं अपना जी वो फोटो लेट गए, वायरल हो रही है। तो भाई कहा ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सुख में रखो, दुख में रखो, जेल में रखो, बाहर रखो, जमीन पे लेटाओ, लग्जरी गाड़ियों में घुमाओ, अच्छा घर, भाई जो जाई हुई, मैंने कहा ना जैसे रखे ईश्वर वैसे रहिए। अब यूथ इस इंटरव्यू को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। सबसे महंगी कार आपने अभी तक कौन सी चलाई है? सबसे महंगी कार चलाने की बात करें, खरीदने की बात कर रहे हैं? नहीं, पहले चलाने की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने बुगाटी चलाई है जी। और सबसे महंगी कार कौन सी आपने खरीदी है? सबसे महंगी कार मैंने फरारी है और GLS है 400, और उससे पहले मेबैक थी, मेबैक सबसे महंगी कार थी, फिर रोल्स रॉयस। आप अपने फार्म हाउस पे आप तमाम वीडियोस के माध्यम से देखते रहते हैं कि आपने बड़ा गैराज बनाया हुआ है, एक तमाम गाड़ियां उसमें हैं पुरानी। मुझे पुरानी गाड़ियां रखने का शौक है, तो मेरे पास ना स्कूटर भी है, लैम्ब्रेटा, विजय सुपर भी है, लैम्बी भी है, मेरे पास मूफा भी है, मेरे पास एक छोटी सी साइकिल है, उसमें इंजन है, वो 1 लीटर में 90 किलोमीटर चलती है, तो मूफा भी है मेरे पास BSA भी है जो 1952 मॉडल की है, मेरे पास मैचलेस भी है जो 1914 मॉडल की है, मेरे पास 1947 से लेकर सन 1980 तक की गाड़ियां हैं, मेरे पास मर्सिडीज भी हैं, मेरे पास मैंने किदवई साहब से खरीदी थी एक DHA मर्सिडीज है जो आप अक्सर पिक्चरों में देखते हैं। मेरे पास मॉरिस है, मेरे पास आपका ऑस्टिन मार्टिन है, मेरे पास ऑस्टिन कैम्ब्रिज है, मेरे पास एम्बेसडर भी है, फिएट भी है, लूना भी है। मतलब आपने लंदन से आपने मीडिया लॉज में शायद मास्टर्स किया, मीडिया लॉ, लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। हाँ जी। तो वहाँ का तजुर्बा आपका कैसा रहा, और उसके बाद कि आपको कभी लगा नहीं कि आपको विदेश में सेटल हो जाना चाहिए? देखिए मैं विदेश में, मेरा कभी मन ही नहीं लगा। मैं अगर कभी विदेश में गया भी तो मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं 10 दिन विदेश में रह सकता हूँ। 10 दिन के बाद मुझे लगने लगता है कि इंडिया सही है, लौट चलो अपने वतन। कितनी बार मुझे लोगों ने कहा कि आप जो हैं विदेश में शिफ्ट हो जाइए, यहाँ सरकारें आपकी इतनी दुश्मन बन गई, मगर रहेंगे तो यहीं अपने लोगों के बीच में यार मजा नहीं आता, वो फील नहीं आती। मजा वही स्प्लेंडर चलाते हुए लोगों के बीच में नहीं, वो फील। उसके बाद आप एक तरफा विदेश जाते हैं और एक तरफ सीधा आप खादर वाले क्षेत्र में जाते हैं जहां आप स्प्लेंडर पे दिखाई देते हैं, कभी आप ट्रैक्टर पे चलाते दिखाई देते हैं, तो इतना वेरिएशंस एकदम देखते हैं लोग, तो सोचते हैं कि मतलब वाकई में ये इंस्पिरेशनल हो सकता है युवाओं के लिए, और ऐसा देखते भी हैं कि एक व्यक्तित्व का ऐसा होना चाहिए, इतने वेरिएशंस होने चाहिए इंसान के अंदर। कहा ना कि वो कंडीशंस में ढल जाए, जो परिस्थितियां मिले उसमें वैसी रही है जी। तो मेरे पास कितने ऑफर आए, मेरे दोस्त हैं विदेशों में बहुत, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मतलब जिस देश में रहते हैं उस देश के वो मतलब नंबर 1 नंबर 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास इतना। कई बार उन लोगों ने कहा यार अब तो यहीं बस जाओ, पर एक हमारा एक जगह है वहाँ पे लंदन में बिशप स्ट्रीट, वहाँ पे मेरे लगभग वहाँ पे दुबई के जो शेख हैं वो, और ब्रुनई के सुल्तान जो हैं उनका भी घर, बहुत सारे लोगों के घर हैं वहाँ पे। वहीं मेरे दोस्त हैं एक मिस्टर सुबोध अग्रवाल, उन्होंने मुझसे कहा
यार उमेश भाई मेरा ये बराबर वाला घर खाली है, अब आप परिवार को लेके आ जाओ। वो मेरे मेंटोर भी हैं, 1995 से मेरे उनके रिश्ते हैं जी। उन्होंने मुझसे कहा उमेश भाई आप यहीं आ जाओ, लंदन में बस जाओ। ठीक ठीक। तो एक बार मुझे लगा था, अच्छा, पर फिर मुझे जब मैं वापस आया मैंने उनसे कहा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, क्या आऊँगा। मैं वापस आया ना तो यहीं रह गए, फिर मन नहीं किया यार। ये बहुत हितकारी भी रहा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे अब अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में कुछ फैमिलीज हिंदुस्तानी ऐसी हैं जिन्होंने आधे से ज़्यादा स्विट्जरलैंड खरीद रखा है जी। आप ज्यूरिख से शुरू करेंगे, आप ज्यूरिख लैंड करिए, ज्यूरिख से आप संगालन चलिए, संगालन से आप इंटरलाकन आइए। इंटरलाकन में 2 बड़े होटल हैं, डूनॉर्ड और विक्टोरिया। डूनॉर्ड भी मेरे दोस्त का है, वहाँ से आप यूफ्रो चले जाइए, फिर वहाँ से आप पेरिस चले जाइए। मतलब बहुत ऐसे दोस्त हैं, कई बार तो लगता है यार जाके कि यार अब वापस क्या जाना जी स्विट्जरलैंड। लेकिन फिर जब स्विट्जरलैंड से वापस आए नहीं यार उत्तराखंड अच्छा है, अपना हिंदुस्तान है, अपने देसी भाइयों के बीच में हम खुश हैं, यहीं रहेंगे। अब आप कानपुर क्षेत्र में हैं पूरी तरह से, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आपने एक ऐसा कुछ डायलॉग यहाँ से क्या आपने सीखा है जिसका आप अक्सर अपने व्यवहार में जिक्र करते रहते हैं, बोलते रहते हैं? क्या ना, आप जिक्र करेंगे मैं बोल दूं गांव में? हाँ बोलो। नहीं पहले आप बताइए आप कोई डायलॉग, फिर मैं आपको बताऊंगा जो आपकी जुबान पर रहता है। यहाँ का डायलॉग है, यहाँ पे क्या है ना गांव में, अब अच्छा क्या है ना, ये फील मुझे बड़ी अच्छी लगती है जी। गांव के लोग ना नेचुरल हैं, बिल्कुल, वो जो मन में है वो ही कहेंगे आपसे जी। उनको मतलब वो आपको मक्खन लगाने वाली बात या आप ऐसा नहीं है। एक अच्छा वैसे जनरली बात करते सौरा, एक ऐसा शब्द है यहाँ पे, अबे सौरे क्या कर रहा है, एक ऐसा वो अब क्या हो गया, वो सौरा ऐसा चढ़ गया ऐसा। मैं कभी दिल्ली रहता, मैं मुंह से निकल जाता है सौरे क्या कर रहा है, छोड़ना, वो एक जी एडॉप्शन में आ गया जी। एक आप डायलॉग का इस्तेमाल करते, इलाज बांध दूंगा, ये भी बहुत प्रचलन में है तब से, और ये खासतौर पर जब से आपने अपनी कई बार देखा गया आपको बोलते हुए, तब से कुछ ज्यादा ही प्रचलन में देखा जाता है। तो यहाँ मेरी बड़ी समस्या, जब किसी को कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वीडियो बना लेता है, मतलब कुछ बोल रहे हो किसी को डांट रहे हो, वो फिर बाद में बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मतलब नहीं, ये डायलॉग अच्छा लगता है, युवाओं को अच्छा लगता है, और अग्रेशन इस तरह से अगर अच्छी चीजों के लिए है तो वो कोई बुरा नहीं। भाई साफ बात है, कोई अधिकारी हो जी, कोई हो जी, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मेरा अगर आदमी त्रस्त है, दुखी है, तो भाई इलाज तो मैं बांध दूंगा जी। मेरे आदमी को मत सताओ, उसे परेशान मत करो, बिल्कुल आप जो मर्जी करो, मेरे आदमी को परेशान करोगे, मेरे क्षेत्र के आदमी को परेशान करोगे, भाई इलाज तो फिर मैं तुम्हारा बांध ही दूंगा। विधायक जी, जब भी आपके संघर्षों को देखते हैं वक्त पत्रकारिता के समय में, खासतौर पर आपने स्टिंग ऑपरेशन भी किए, और मेरे जहन में खासतौर पर यह प्रश्न हमेशा रहा कि उस वक्त जब कोई इंसान सरकार से टकरा रहा हो, मुख्यमंत्री से टकरा रहा हो, और उसके बाद भी जो परिस्थितियां पैदा हुई, तब मैं उसका गवाह हूँ। देहरादून में उस वक्त कर्फ्यू जैसे हालात हो चुके थे, आपके लिए कितना बड़ा मुश्किल था, और उस वक्त आपने कैसे प्रिपेयर किया? देखो 2010 में मैंने उत्तराखंड में हाइड्रो स्कैम खोला था जी, स्टडिया लैंड स्कैम खोला था, कुंभ के घोटाले खोले थे। उस समय मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 2-3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। मेरे घर की कुर्की कर दी गई, मुझ पर इनाम रख दिया गया, मुझे वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया, मुझ पर इनाम रखकर सारे अखबारों में पब्लिकेशन कर दिया गया, और देश के सभी एयरपोर्ट्स पर लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। मैं बहराइच रुपड़िया से होते हुए नेपाल पहुंचा, नेपाल से भूटान गया, काठमांडू में रहा, वहां से मैं थाईलैंड चला गया, वहां से मैं लंदन चला गया। मैंने लगभग 6 महीने फरारी काटी, सारी पुलिस थी, मेरा घर तोड़ दिया गया, मेरी बिल्डिंगें तोड़ दी गई, हम सरकार के आगे झुके नहीं, और हम आखिर में विजयी होकर वापस आए। उसके बाद 2016 में देश का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि हरीश रावत जी को राज्य को बेचते हुए लोगों ने देखा, विधायकों की खरीद फरोख्त देखी, और ये पहला वाकया है इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब किसी पत्रकार ने एक स्टोरी चलाई हो 26 मार्च को, और 27 मार्च को सरकार गिर गई हो जी। 24 घंटे में सरकार गिरने का कोई बड़ा वाकया आज तक आया नहीं। उसके बाद हमारे खिलाफ त्रिवेंद्र रावत जी ने दर्जनों मुकदमे किए, हमें जेल भेजा गया, हमारे खिलाफ ईडी हुई, हमारे खिलाफ सीबीआई हुई, हम लड़ते रहे, हम पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए लेकिन साबित नहीं कर पाए, हमको ब्लैकमेलर बताकर जेल भेजा किया लेकिन साबित नहीं कर पाए, हम कोर्ट से छूट कर आए, बरी होकर आए। बहुत सारे ऐसे वाकया हुए जीवन में जब हमने बड़े संघर्षों में बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और हम अकेले थे,
हमारे घर के आसपास से भी कोई गुजरना नहीं चाहता था। लोगों को लगता था कि अगर कहीं से उमेश कुमार के साथ नाम जुड़ गया तो सरकार जेल भेज देगी। आपातकाल जैसी स्थिति थी हमारे घरों के आसपास। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब लोगों ने शोषण देखा है, हम लोगों ने देखा है। जेल में आप कुछ समय आप जेल में भी व्यतीत किया आपने, तो आपको क्या मतलब क्या जेल से भी कुछ जरूर सीख मिलती है इंसान को, उसके बाद मजबूत होते चले गए, क्या कुछ सीखा? देखो क्या होता है हर्ष, जब आप जेल जाते हैं तो जेल आप नहीं जाते, आपका पूरा परिवार जाता है। आपके बच्चों को उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, आपके परिवार को उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जब आप झूठे आरोपों में जेल भेज दिए जाते हैं और पूरी सरकार आपके खिलाफ होती है, आपके बच्चों से लोग स्कूल में पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं कि आपके पिताजी को जेल क्यों भेज दिया गया। तो लोगों को संघर्ष नहीं दिखता, लोग टिप्पणी कर देते हैं। 1 मिनट में आप किसी भी व्यक्ति को आज की डेट में ब्लैकमेलर कह देते हैं। आप ये नहीं देखते कि उस आदमी ने अकेले अपने दम पर कितना बड़ा संघर्ष किया, उसके परिवार ने कितनी पीड़ा झेली होगी। अंतिम बार कब आप भावुक हुए थे? अंतिम बार कब आपकी आंखों से आंसू निकले थे? मतलब ये जानना चाहूंगा मैं। क्या है हर्ष, अब ये ऐसे जख्म है, इनको जितना कुरेदोगे इनमें उतना ही दर्द होगा। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ पूछने का ये है कि मतलब आज का युवा आपसे बहुत कुछ सीखता है, कुछ सीखना चाहता है। वो ऐसा है कि अगर आप ये बड़ी लंबी दास्तान है भाई, बहुत बड़ी कहानियां हैं, संघर्ष की कहानियां हैं, अकेले लड़ाई लड़ने की कहानियां हैं, जंगल में अकेले रात काटने की कहानियां, सरकारों से अकेले लड़ने की कहानियां। विधायक जी, बड़ा मुश्किल रहा होगा वो वक्त, हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और बाकी में आज के यूथ को ये समझने की आवश्यकता है कि कितना साहसी एक इंसान हो सकता है, कितना जिद्दी हो सकता है, जोश और फैसले लेने की जो आपकी क्षमता है, इतने बड़े आपने फैसले लिए। और आज आप विधायक के तौर पर आप खुद भी कहते हैं कि ये आपका कोई बड़ी सफलता नहीं है, बल्कि आपके जो संघर्ष है उसका एक परिणाम है। आप इसको इस तरीके से भी लेते हैं, तो ये बिल्कुल चरितार्थ होता नजर आया भी है, क्योंकि लोग हमेशा चकाचौंध जरूर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष अब समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब कोई शख्सियत किसी मुकाम पर पहुंचती है। खैर, ऐसा है कि मैंने बताया ना हर्ष कि मेरे परिवार ने दुख झेला है, मैंने झेला है, हमने यातनाएं झेली है। मेरी हत्या का प्रयास किया गया, हमको जहर दिया गया, जेल में रांची जेल ट्रांसफर किया गया, मारने के प्रयास किए गए, घर की कुर्कियां की गई, हम पर इनाम रखा गया। उमेश कुमार बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आया। लोग कहते हैं कि आपको डर क्यों नहीं लगता? जी, मुझे डर इसीलिए नहीं लगता कि जिस व्यक्ति ने मौत को बहुत करीब से देखा, जिस व्यक्ति ने सरकारों से झगड़े लिए हों, जिस व्यक्ति ने तीन तीन मुख्यमंत्रियों को जो है शिकस्त दी हो, 3 सरकारों को ध्वस्त कर दिया हो, जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की बड़ी लड़ाइयां लड़ी हो, जिस आदमी ने जंगल में रहकर रात गुजारी हो, जिस आदमी ने 72 घंटे जागकर हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश के रास्ते से कहीं जंगलों में जाकर छुपकर अपनी जान बचाई हो,
लेकिन वो लड़ता रहा हो, उस व्यक्ति को क्या डराओगे? जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने ईडी की हो, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशंस की हो, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने सीबीआई की हो, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने 2-2 बार राजद्रोह लगाया हो, सैकड़ों मुकदमे किए हो, क्या डराओगे उसको? डर ऊपर वाले से लगता है, उसी से डरता हूं, बाकी डरता मैं किसी के बाप से नहीं। गलत ठीक है, मैं भावनात्मक व्यक्ति हूं, ये सच्चाई है। मैं गरीब आदमी का दुख नहीं देख सकता, ये भी सच्चाई है, क्योंकि मैं बहुत जमीन से आया हूं, मैंने बहुत दुख देखे। कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे यहाँ आता है, उसका दुख मैं 1 मिनट में समझ जाता हूं, क्योंकि हमने देखा है जी। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अंतिम व्यक्ति तक अपने संसाधनों का और जो मुझ पर मेरे पास जो सुविधाएं हैं, ताकत है, क्षमता है, उसका लाभ पहुंचा सकूं। इसीलिए मैं अपने दरवाजे से कोशिश करता हूं कि कोई खाली ना जाए। जी। लोग बड़े बड़े आते हैं, साहब बहुत दिग्गज आए हैं, ये आए हैं। मेरी प्रायोरिटी आम आदमी है, मेरी प्रायोरिटी अंतिम व्यक्ति है जो इस समाज में पीड़ित है, शोषित है, जिस तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, जो इस सरकारी सिस्टम का निवाला बनकर रह गया, जो इस सरकारी सिस्टम का शिकार हो गया है। मैं उस व्यक्ति की आस हूं और उसी व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है। जब तक जनता चाहेगी रहूंगा, वरना मैं अपने घर चला जाऊंगा। राजनीति से मेरा घर नहीं चलता जी। मैं तो तनख्वाह भी विधायक की नहीं लेता। मेरे पास तो जो आता है वो मैं अनाथ निर्धन कन्याओं पे, बच्चों पे खर्च कर देता हूँ, जनता को पे खर्च कर देता हूँ जी। तो राजनीति में लोग पैसे के लिए आते हैं, ताकत के लिए आते हैं। ताकत ईश्वर ने मुझे पहले ही बहुत दी है, पैसा मुझे भगवान ने बहुत पहले दिया है, मुझे दोनों की जरूरत नहीं है। सत्ता में आया हूँ, ताकत में आया हूँ, मुझे आज विधायक बनाया लोगों ने, तो ये मैं जनता का विधायक हूँ, जनता के लिए हूँ। जब तक जनता चाहेगी मैं रहूंगा, जिस दिन जनता कहेगी कि हम आपके काम से संतुष्ट नहीं है, अपने घर चले जाएंगे। विधायक जी, आपको 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, आप हरिद्वार जिले में है और इस पूरे समय के दौरान आपको भरपूर प्यार मिला है। सिर्फ हरिद्वार जिले से ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह से आपको लोग काफ़ी मोहब्बत कर रहे हैं। तो क्या आप इस पायदान पर पहुंचकर सुकून महसूस करते हैं कि आप आज एक बड़ी बुलंद आवाज़ बन चुके हैं जनता की? और देखिए क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे खुशी ना छोटी छोटी बातों में मिलती है। मुझे खुशी ये नहीं मिलती कि मेरे घर में आज बड़ी कार आ गई या मैं किसी बड़े घर में चला गया या मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, मुझे खुशी मिलती है छोटी छोटी बच्चों के साथ, गरीब लोगों के साथ जी। उनकी खुशी में मेरी खुशी है। तो मैं बहुत छोटी खुशी में खुश होने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे बड़ी बड़ी खुशियाँ भी खुश नहीं कर सकती। तो मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं तन मन धन से, सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से निभा रहा हूँ और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि अंतिम दिन तक, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ने वाला था, अक्टूबर में तो डिसाइड ही हुआ था, एंड में नवंबर में हमने तय किया था चुनाव लड़ेंगे जी। तो मैं चुनाव लड़ने से पहले बाबा बद्री केदार और मेरे जो भी धाम है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ जी, सभी को पता है हर 6 महीने 4 महीने में मैं एक मेरी तीर्थ यात्रा पे निकलता हूँ, मैं कई धाम होके आता हूँ। तो मैं सबसे वादा करके आया था कि ईश्वर, आज मैं उस रास्ते पे चलने जा रहा हूँ जिस रास्ते पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जिस रास्ते पे लोग अपना ईमान बेच देते हैं। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपसे आज वादा करके जा रहा हूँ कि कभी बेईमानी का 1 रुपया अपनी जेब में रख के आपके दरबार में ना आऊं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैं हमेशा उस बात को याद करता हूं कि मैं बाबा बद्री केदार से क्या वादा करके आया था कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करूंगा, अपने लोगों के प्रति श्रद्धा रखूंगा, अपने लोगों का ध्यान रखूंगा और मैं आज वो कर रहा हूं। विधायक जी, देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार एक मुख्य जगह मानी जाती है, लेकिन उत्तराखंड जो पहाड़ है और हरिद्वार है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी हैं और कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, तो वो भावनाएं उत्तराखंडियत की जो आपने यहाँ जगाई है 1 साल में यहाँ के लोगों में,
वो हमने पहले इतनी ज़्यादा उभरती हुई नहीं देखी जितनी एक साल में जो उभर रही है लोगों के अंदर, और ये तमाम माध्यम से आपने लोगों के अंदर जगाई है। शुरू के दिन से ही हम ये देख रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह से कनेक्ट करने की, एक इमोशनली कनेक्ट करने की उत्तराखंडियत से, और कितना आप सफल हो पाए हैं और कितना काम अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? हर्ष, उत्तराखंड का हिस्सा है हरिद्वार, अहम हिस्सा, लेकिन हरिद्वार को ये बहुत महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है। माँ गंगा हर की पैड़ी यहाँ है जी, यहाँ चंडी देवी हैं, मंशा देवी हैं, और अंतिम पड़ाव व्यक्ति का, सनातन धर्म का हर व्यक्ति चाहता है कि गंगा में आके प्रवाह हो। इस हरिद्वार से वो गंगा निकलती है। हम पूरी दुनिया में लोग हरिद्वार को जानते हैं, लेकिन हरिद्वार को हमेशा नेताओं ने उत्तराखंड से अलग रखने का प्रयास किया जी, लोगों को गुमराह किया। आप पहाड़ी और देसी का विवाद पैदा करने का प्रयास किया, छोटी राजनीति करने का प्रयास किया। मैंने उस जो खाई को पाटने का प्रयास किया जी, कि नहीं, हम हरिद्वार या उत्तराखंड नहीं है, हम उत्तराखंड में हैं, हम उत्तराखंडी हैं जी। इस उत्तराखंड की सीमा जहां से शुरू होती है वहां से रहने वाला अंतिम व्यक्ति और दूसरे छोर पर अंतिम व्यक्ति पिथौरागढ़ जी, हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। जो इस उत्तराखंड में रहता है, जो इस देवभूमि में रहता है, वो उत्तराखंडी है जी। लोगों ने समझा उस बात को। लोगों ने राज्य स्थापना दिवस मनाना शुरू कर दिया बड़े स्तर पर। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने 2 अक्टूबर मनाना के लिए अपनी श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी जी। तो एक नई पहल थी, शुरुआत की, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया जी। अब बखूबी ये काम कर रहे हैं और वाकई में ये जो भावनाएं जगी हैं ये प्रदेश के लिए बहुत हितकारी। ठीक है, आपका समय का अभाव होगा, मैं अंतिम प्रश्न लूंगा। आप इंडिया OTT लॉन्च कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे? देखिए, 2016 से मैंने इंडिया OTT पे काम करना शुरू किया था, जब नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब आने शुरू हुए थे, इनका बढ़ना शुरू हुआ था वर्चस्व जी। पूरी दुनिया में। जो मैं करने जा रहा हूँ वो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। हम लोगों का एक, जब आएगा OTT तब, क्योंकि मैं अभी उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है। जब OTT आएगा तो आप खुद कहेंगे कि आपने न्यूज़ की दुनिया में ऐसी तबाही लाई है कि आज हर आदमी इंडिया OTT पे है। और मैं सभी से, कितना इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए? 3 से 4 महीने, 3 महीने मान लीजिए। ठीक है, तो 3 महीने में हम आपको इंडिया OTT देंगे। देश का अपना पहला OTT, नेटफ्लिक्स तो विदेशी है, आपको देश का पहला OTT देंगे अपना, और न्यूज़ का OTT पहला होगा। और आप देखिएगा कि न्यूज़ में क्रांति आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंडिया OTT के लिए, और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। धन्यवाद। धन्यवाद।